ओहो, जी ये कल सवाल आपको होमवर्क में दिया था, आबिद लिमिटेड वाला। आबिद लिमिटेड यूजेस द रिवैल्यूएशन मॉडल, पीपी के लिए यूज करता है, और इसकी पॉलिसी है रिवैल्यू करने की एसेट्स को हर साल नेट रिप्लेसमेंट मेथड पे, यानी ग्रॉस रिप्लेसमेंट पे नहीं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू एयर्स बिल्डिंग। 4 बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 12। तो पहली एंट्री खरीदने की कब करेंगे? यकम जनवरी 12 को, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹300 मिलियन। मोहतरम आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। मुझे बताओ कल के क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर क्या कह रहा था और उसका बॉस क्या कह रहा था? बस एक ही सवाल था, आप खड़े होकर बता दो। प्रोडक्शन मैनेजर क्या कह रहा था, उसका बॉस क्या कह रहा था? कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करके बता दें। एक्सेलेंट जी, आप बताएं। 1 है, 4 में प्रोडक्शन मैनेजर नहीं था। कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करके बता दें। और क्या बताए? प्रोडक्शन मैनेजर ये कह रहा था कि प्लांट को खुदा के लिए मेंटेनेंस करवा लो इस साल, वरना मसला हो जाएगा। और बॉस क्या कह रहा था कि अगर मेंटेनेंस ना करवाई तो कोई मसला नहीं, खर्चा अगले साल पे जाने दो, क्योंकि मेंटेनेंस अगर आप नहीं करवाएंगे तो खर्चा अगले साल चला जाएगा। जब खर्चा अगले साल जाएगा तो खर्चा रिकॉर्ड भी अगले साल होगा। इसकी वजह से इस साल के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो मैं जरा देख रहा था, आप हजरात देख के आए हैं या देख के आए हैं? ओके, अच्छा जी, खरीदने की एंट्री कब होनी है हजरात? चलें, आज तो वैसे भी फ्रेश लेक्चर शुरू होने। खरीदने की एंट्री कब होनी है जी? यकम जनवरी 12 को। कितने पे खरीदी? अच्छा, 4 बिल्डिंग्स खरीदी हैं 300 मिलियन की। ईच लिखा हुआ है या टोटल कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट है। द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग्स इज 20 years। ये डेप्रिशिएट बिल्डिंग ऑन सीधा लकीर तरीका। द रिजल्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशन कैरिड आउट, अर्नड आउट नहीं, कैरिड आउट। द रिजल्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशंस कैरिड आउट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। कितने लोग कहेंगे यही लफ्ज़ में मसला आया था इसलिए मैंने सवाल नहीं किया। कैरिड आउट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years बाय फलां 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 आर एस फॉलोज। ओके, अच्छा मोहतरम, अदरा मैं एक बार नजर मार लूं, इधर देखें। ओ भाइयों इधर देखो, यकम जनवरी 12 को खरीदने की एंट्री होगी। मुझे पता है एंट्रीज 1 साल की मांगी है, वैसे जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। अगर सारे सालों की मांगी होती, यकम जनवरी 12 को खरीदने की एंट्री होगी। 31/12/12 को डेप्रिशिएट करने की एंट्री होगी। या उथे देख लो या इथे देख लो। 31/12/12 को डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। यकम जनवरी 13 को वार्म अप की एंट्री और रिवैल्यू की एंट्री होगी। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, और अगर एक्स्ट्रा डिडक्शन पड़ी हुई तो उसकी भी एंट्री होगी। यकम जनवरी 14 को वार्म अप की एंट्री होगी और रिवैल्यू होने की एंट्री होगी, और 31 दिसंबर 14 को डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। अगर उसमें एक्स्ट्रा डिडक्शन पड़ी हुई तो उसकी भी एंट्री होगी। यकम जनवरी 15 को वार्म अप वाली एंट्री होगी, कंपनसेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, और रिवैल्यू वाली एंट्री होगी। और 30 जून 15 को 2 एंट्रीज होंगी। एक डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, बोले बोले बोले, एक डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, और उसमें अगर इंक्रीमेंटल डिडक्शन हुई 30 जून को उसकी भी एंट्री होगी। और एक बेचने की एंट्री होगी, और अगर बेचते हुए कोई सरप्लस पड़ा हुआ तो उसको भी रिटर्न में शिफ्ट करना पड़ेगा। और 31 दिसंबर 15 की रात को खड़े होके सिर्फ एक एंट्री होगी बिकी हुई बिल्डिंग के अलावा बाकी बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन की। तो आखिरी साल जरा प्लानिंग करके मुझे बता दें कितनी एंट्रीज होनी है आखिरी साल। इधर पहली रो में जल्दी आ जाओ। आखिरी साल उधर ही बैठो बस। आखिरी साल कितनी एंट्रीज होनी है जरा प्लानिंग करके बता दें। यकम जनवरी 15 को 4 की 4 बिल्डिंग्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा। पहली एंट्री वार्म अप की होगी, दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन की। 30 जून 15 को 2 एंट्रीज होंगी डेप्रिसिएशन की, और अगर डेप्रिसिएशन में कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन पड़ी हुई तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। ये 2 एंट्रीज होंगी। 30 जून 15 को अगली 2 एंट्रीज होंगी बेचने की, काजी नहीं आया, बेचने की, और रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करने की। और इन द एंड 6 एंट्रीज बन गई हैं। इन द एंड 31 दिसंबर 15 को एक एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की और रिटेन अर्निंग की। ये बकाया 3 बिल्डिंग से डिडक्शन होगी, क्योंकि एक बिल्डिंग हमारी बिक गई है। और 2 एंट्रीज एंड पे होती हैं करंट टैक्स की और डेफर्ड टैक्स की। हाँ जी, लेकिन करंट टैक्स की वर्किंग इसलिए नहीं, एक मिनट, करंट टैक्स की वर्किंग इसलिए नहीं करनी पड़ेगी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं दिया हुआ, तो खाली डेफर्ड टैक्स की एंट्री भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट नहीं बन सकता। डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता कि टैक्स वालों का डिडक्शन रेट नहीं दिया हुआ, तो डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट भी नहीं बन सकता। तो इसलिए ना करंट टैक्स की एंट्री हो सकती है ना डेफर्ड टैक्स की एंट्री हो सकती है। बाकी एंट्रीज हम उसी तरीके से करेंगे। जी मोहतरम, जो बिल्डिंग हम सेल कर रहे हैं तो जिसकी वो कॉस्ट आएगी डिस्पोजल डेट पे, तो उसको डेट पाएगी ना, तो जिसने हम डिस्पोज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आएगी ना, उसकी जो 6 महीने डेप्सिट करके। मैं बताता हूँ, मुझे आई होप मुझे सवाल समझ आ गया। अगर ना मैंने इसका जवाब दिया तो फिर आप दोबारा मेरे से पूछ लेना। अच्छा जी हजरात, चलते 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 मुझे नहीं पता हम कहाँ पे पहुंचे। यकम जनवरी 15 पे 272 पे मैंने लेके जाना है। तो यकम जनवरी 15 की WDV ये है
इस तक मुझे नहीं पता आप पहुंचे हुए या नहीं पहुंचे हुए। जब जनवरी 15 के WDV तक पहुंचना मेरी नजर में बड़ा आसान था। ऑनवर्ड्स में शुरू करता हूं। एसेट को किस पे लेके जाना है, किससे, 238 से। तो ये सारी फिगर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी फिगर्स भी आ जाएंगी। अब सवाल पता क्या है, सवाल ये है वो जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको जो है वो करवाया था, वो सवाल ये था इस 272 में जो बिल्डिंग बिकी है उसकी कितनी प्राइस पड़ी। तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने सवाल पढ़ा, हमने 4 बिल्डिंग्स 300 के एतबार से खरीदी थी। तो ये जो 272 है ना, ओ भाई इधर देख लो प्लीज, ये जो 272 है ये 4 बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू है। ये कितनी बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू है, 4 बिल्डिंग्स की। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सोचूंगा 272, पिछला सवाल जो मैंने किया था ना ओमेगा वाला, उसमें गिवन थी फिगर्स, क्योंकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता सारी बिल्डिंग्स बराबर प्राइस की खरीदे। और यार इधर देख लें 272 कितनी बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन है, 4 बिल्डिंग्स की। मुझे कितनी बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन कहां से आ गई, मार्केट वैल्यू। मुझे कितनी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू चाहिए, एक बिल्डिंग की, क्या आ गई। तो अब छोटा सा करके इस पे हमने साइड पे लिख लिया 68। अच्छा ये कितनी बिल्डिंग्स का सरप्लस है, 4 बिल्डिंग्स का। मुझे कितनी बिल्डिंग का सरप्लस चाहिए, एक बिल्डिंग का, 17। अगर 4 बिल्डिंग का सरप्लस है तो एक का दे दो 4 पॉइंट। सोल्यूशन ये अच्छा नहीं है, सोल्यूशन में मल्टीप्लाइड बाय 1 भी होना चाहिए तो जरा अच्छा लगता, डिवाइड बाय 4 करके अजीब सा लग रहा है। तो ये 4 बिल्डिंग का सरप्लस है तो मुझे एक का चाहिए, कितना आ गया 4.25। अब मोहतरम 4.25 इस 17 में पड़ा है। अब करना क्या, आपने सिर्फ आपने 68 को पकड़ने पहले, और 68 को पकड़ के रिमेनिंग लाइफ के ऊपर आपने डेप्रिशिएट कर देना है। 68 को पकड़ के रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट कर देना है और 6/12 का फैक्टर लगाना है। इसके बाद आपने 17 के सरप्लस को पकड़ना है, इसमें से 4.25 जो है हमारी बिकी हुई बिल्डिंग का सरप्लस है, तो इसको 17 साल पे डिवाइड करके 6/12 का फैक्टर लगाते हैं, जिस तरह उस क्लास में लगाया था। ये निकला है डेप्रिसिएशन बिके हुए एसेट की। अब याद रखिएगा एसेट अकाउंट के अंदर ना डेप्रिसिएशन जब रीवैल्यू हो जाए, एसेट अकाउंट में जब रीवैल्यू हो जाए तो फिर कॉस्ट नहीं पड़ी होती। अब मुझे कॉस्ट नहीं पता चलानी कि 300 डिवाइडेड 300, अब मुझे कॉस्ट पता नहीं चलानी कि मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी, वो 300 से मुझे कंसर्न नहीं। अब मेरी बिल्डिंग्स कॉस्ट पे पड़ी हुई है या मार्केट वैल्यू पे। अब मुझे बता दें एसेट अकाउंट के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या पड़ा होगा WDV। अगर मैं WDV पूछूं कौन सी पड़ी होगी एसेट अकाउंट के अंदर, क्योंकि यहां WDV चल रही होती है ना। अगर मैं WDV पूछूं तो क्या चल रही होगी, कॉस्ट माइनस 2012, 13, 14, 15 और 15 का आधे साल की डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन WDV निकले डिस्पोजल्स की, या रीवैल्यूड अमाउंट माइनस अकम्युलेशन। तो मोहतरम जब कोई एसेट बिक जाए तो बिके हुए एसेट की कॉस्ट माइनस अकम्युलेशन नहीं बुक्स में पड़ी होती, बिके हुए एसेट्स की रीवैल्यूड अमाउंट माइनस अकम्युलेशन पड़ी होती है। और रीवैल्यूड अमाउंट कौन सी, कोई पुरानी वाली या लेटेस्ट वाली। और डेप्रिसिएशन खरीदने के दिन से लेके आज तक वाली पड़ी होती है, या डेप्रिसिएशन जो है वो जब लास्ट टाइम रीवैल्यू है तब से लेके बेचने की तारीख। थोड़ी देर बाद कोई ना उधर देखने लग जाता है। अच्छा जी आप मुझे बता दें मैंने क्यों नहीं एसेट की कॉस्ट ली यहां, क्योंकि एसेट रीवैल्यू है। ये तो हो गई पुरानी कॉस्ट या लेटेस्ट फेयर वैल्यू। ये 3.5 साल की डेप्रिसिएशन है, 2012, 13, 14, 3 साल और 15 का आधा साल। क्या ये 3.5 साल की डेप्रिसिएशन है या सिर्फ 6 महीने की। बाकी सालों की डेप्रिसिएशन कहां गई, वो तो कम्युलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट एंट्री के थ्रू गायब हो गई ना। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्या पड़ा होता है एसेट की WDV कैसे निकलती है, बिके हुए एसेट की WDV। बोलें बिके हुए एसेट की WDV कैसे निकलती है, लेटेस्ट मार्केट वैल्यू माइनस अकम्युलेशन फ्रॉम द, हाँ ये जो है ना आपको मैं यहां दिखा भी देता हूं, ये कौन सा सवाल, हाँ ये वाला सवाल था। ये देखें पेज 309 पे मैंने आपको लिखवाया था एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होता है, लेटेस्ट फेयर वैल्यू। ये गालिबन परसों वाला लेक्चर था, एक दिन छोड़ के पिछले वाला। और अकम्युलेशन में क्या पड़ा होता है, लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से डेट ऑफ सेल तक। क्लियर, ओके। तो आप बता दें मैं इस वर्किंग में से क्या निकालूं, एसेट्स की कॉस्ट और अकम्युलेशन बाहर निकालूं या मार्केट वैल्यूज बेस पे फिगर बाहर निकालूं। अब ये तो चला गया, फारिग हो गया 66। अब सरप्लस इसका कितना था 4 पॉइंट,
उसमें से ऑलरेडी कितना शिफ्ट हो चुका है, बाकी कितना शिफ्ट करना है वो मैंने तो सोचा था 17 सालों में ऐसा ऐसा शिफ्ट करूंगा, लेकिन मेरा एसेट ही चला गया, इसलिए सारे को मैंने क्या कर दिया, फारिग कर दिया। क्लियर? यही सारी लास्ट क्लास में किया था, मेरे ख्याल से टाइम हम कर रहे हैं। और 272 में से 68 माइनस कर दें, ये रिमेनिंग एसेट्स आ जाएंगे, और 17 में से 4.25 माइनस कर दें, ये रिमेनिंग एसेट्स का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, एंड द स्टोरी विल गो ऑन। तो एंट्रीज अब बता दें। अकामोडेशन अकाउंट के अंदर कितनी अकामोडेशन पड़ी हुई है? 14 की। अकामोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 14 से। दूसरी एंट्री एसेट डेबिट, नहीं ये कॉलम एग्जिस्टेंस लूज कर गया है। एसेट डेबिट P&L क्रेडिट, DTL क्रेडिट टी अकाउंट के अंदर, और सरप्लस इन OCI क्रेडिट। अच्छा वो यार काम नहीं करवाया आपने, ग्रीन हाइलाइटर। और जबरदस्त यार, आप लोग क्लासें ले रहे हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और इसको भी ग्रीन हाईलाइट कर दें। इनकी एंट्री आपको करने की टेंशन नहीं लेनी, इनकी एंट्री आपको करने की टेंशन नहीं लेनी। आप बोलें, और ये कॉलम तो अपनी एग्जिस्टेंस लूज करिए। डेबिट डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट सरप्लस डेबिट, वही जो मैंने आपको बताई है। डेबिट डेबिट सॉरी, ये एंट्री पता क्या होगी? ये एंट्री होगी एसेट क्रेडिट 62, अकोमोलेटेड ऑप्शन डेबिट 2, कैश जो भी सवाल में आया होगा डेबिट, और गेन लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट बोले 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 बोले, इसकी एंट्री होगी 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 सरप्लस डेबिट, डेबिट डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट सरप्लस डेबिट। जी मोहतरम, आपको सवाल पूछ रहा था, ठीक है जी। ओवर। आपको छुट्टियां कर रहे थे इससे पहले भी? कैसे कैसे? नहीं वो ये दोनों उससे पहले भी शायद हमने छुट्टी की है। अच्छा ओह तो परेशानी होगी ना। मैंने तो सिंपल कहा है यार आपको, मैंने सिंपल कहा है तोड़ो तोड़ो तोड़ो, बस तोड़ दिया तो तोड़ के इसको अलग डेप्रिशिएट कर दो यहाँ पे, बजाय के अलग कहानी चलाओ आप। ठीक है, साथ वाली गली में क्यों जाना जब अपनी गली से समोसे मिल रहे हैं। मजे किए हैं ज्यादा। चलें चलें जी, आज हमारा लेक्चर 48 है। आज बड़ी मजे मजे की बातें करनी है। येस्टरडे होमवर्क डिस्कस हो गया। ओके, IAS 12 की जान छोड़ दें खुदा के लिए। पेज 263 पे एक समरी दी हुई है, कभी नजर मार लीजिएगा। ये आज के लेक्चर नोट्स हैं, मैं आपको इंशाल्लाह डिलीवर कर दूंगा। ये पेज 263 पे समरी दी हुई है, पेज 260। यार IAS 12 के ना बाकी पास पेपर के सवालों को हाथ डालने की जरूरत नहीं है। उन सवालों में ना 20-25% एडजस्टमेंट शायद ऐसी हो जो आपसे ना हो, वो इंशाल्लाह मैंने वो जनवरी फरवरी में ना किसी टाइम निकाल के वो रख लेंगे। उसमें लास्ट टाइम मैंने ये किया था कि फरवरी में, जाहिर बात है पता नहीं अब कब तक फरवरी में हम फ्री हों, लेकिन जब फ्री करके घरों में भेज दिया था तो उन सवालों की ना 10-10 मिनट की वीडियोस भेज दी थी, ताकि उन सवालों में जो मसले आ सकते हैं रिवीजन के दिनों में, वो हर टॉपिक के ना 2-2 सवाल आप समझ लें आखिरी फरवरी के लिए हमने रखे होंगे, ताकि उसमें जो मसले आए आपके साथ साथ एड्रेस होते रहें। और टॉपिक को ना शुरू में इतना ये हाइप नहीं क्रिएट करनी होती। पास पेपर का सवाल कोई उठा लें आप जाके, जो मैंने अब ना करवाया हो, ऑब्वियसली उसमें 20-30% आपको मसले आएंगे, आप परेशान होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आधा सवाल सही करना होता है। अच्छा किधर है? पेज 263। हाँ जी, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। तो यार लेसी के केस में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑप्शन ऐड होती है और रेंटल माइनस होते हैं, और राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी इंटरेस्ट पेबल नजर आते हैं, लेकिन इनकी टैक्स BB 0 होती है। प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इनकी हमेशा टैक्स बेस, इनको कभी भी टीवी नहीं होता, इनकी हमेशा टैक्स बेस। ये पक्के ठक्के रूल है, बताए या ना बताए पेपर में। नेक्स्ट, जो ओन्ड इंटेंजिबल्स हैं, ओन टेंजिबल आइटम है, उनकी अकाउंटिंग सेक्शन ऐड होती है और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस होती है। बाकी अकाउंटिंग गेन लॉस आता है, टैक्स गेन लॉस आता है। और इसको छोड़े आसान चीजें हैं। बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट अकाउंटिंग वाले कैपिटलाइज करते हैं क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर, और टैक्स वाले क्या कहते हैं? टैक्स वाले कहते हैं इंटरेस्ट को माइनस कर लो। तो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में पढ़ा होता है, ऐसे हाथ के इशारे से बताया था, अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट से इंटरेस्ट उठा के करंट टैक्स की वर्किंग में जाके माइनस कर दें। तो करंट टैक्स में इंटरेस्ट माइनस करना होता है, टैक्स वाले कहते हैं खर्चे में डालो, अकाउंटिंग वाले कहते हैं नहीं बैलेंस शीट में पढ़ा लेने दो, बैलेंस शीट में पढ़ा लेने दो। क्लियर? अच्छा, और ये जो एक्सपेंसेस और इनकम्स है ना, सैलरीज, रेंट, कमीशन, इसमें कोई रूल नहीं है। इसमें टैक्स अथॉरिटीज कभी कैश अकाउंटिंग यूज कर रही होती हैं, कभी ये सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा सबर और शुक्र में ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। तो यहां से पढ़ेंगे ऐसी कंफ्यूजन आएंगी। लेकिन एक्सपेंसेस जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनके लिए कोई जनरल रूल नहीं है। कभी टैक्स वाले रूल अकाउंटिंग फॉलो करेंगे और कभी कैश अकाउंटिंग। बोरिंग कॉस्ट वाला मैं नहीं रिवाइज कर सकता, पास पेपर क्वेश्चन 4 लिख लो, जहां जाके रिवाइज करो, इंशाल्लाह ज़हन में आ जाएंगी चीजें। रिवाइज करना जाके, फिर समझ में आएगा। पूछना 2 सवाल मैंने कराए थे क्लास में ऐसे, मौलाना सिलेबस याद नहीं देगा मोहतरम इसकी। हाँ जी हजरात,
अच्छा जी, अब IAS 38 में होमवर्क आपने करके आने आज पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 11। कल याद है सनशाइन वाला था, इस पे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं आपने लगाने, लेकिन वो इंशाल्लाह नोट्स में अभी अपलोड कर दूंगा। और मैंने आपको 10-20 से 10-40 में कोशिश करता हूँ अपलोड कर दिया करूँ नोट्स, ऑनलाइन वालों से नहीं करा ये मैं। IAS 21 यार, IAS 21 में ना आपने 2 सवाल अब होमवर्क में करके आने हैं, MCQ 6 और MCQ 8। तो मैंने ये कोशिश किया आज आपका पूरा होमवर्क जो है ना आधे घंटे से ज़्यादा ना हो, 35 मिनट का ज़्यादा हो। वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, कितने लोगों से ओपन नहीं हो रही वेबसाइट? बस ये 3 लोगों से ओपन नहीं हो रही, तो इन लोगों में मसला है, इन लोगों में मसला है। क्लास के बाद आना करते हैं सामने। अच्छा, IAS 21 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारी आखिरी डिस्कशन IAS 21 की मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट्स के ऊपर रह गई थी, वो जरा मैं डिस्कशन करने लगा हूँ, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। और आज एक बहुत बड़ी बात आपसे करने लगा हूँ जो रीवैल्यूएशन के ना होने की वजह से मैंने आपसे IAS 21 में नहीं की थी, तो मजबूरन हमें IAS 21 में वापस आना पड़ेगा और IAS 21 में आके जरा नजर मारनी पड़ेगी। 2-3 चीजें ना हमने काटी हुई थी, उन चीजों पे हमें नजर मारनी पड़ेगी आज। पेज 380 पे, पेज 380 काट दूं ग्रेच्युटी पेबल, समझा बाद में देता हूं। पता है ग्रेच्युटी पेबल क्या होती है? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। करंट टैक्स लायबिलिटी पता है क्या होती है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज पता है क्या होती हैं? तो इनको मैं काटने लगा हूं आज। अच्छा, अब ये 3 चीजें हैं जिनको हमने छोड़ा हुआ था, ग्रेच्युटी पेबल, करंट टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, ये वैसी एक बात कर रहा हूं, आपको भूलनी ना हो, वो क्या सर क्या मतलब, हमें तो याद नहीं आ रहा, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी क्या होते थे, मैं आपको याद कराता हूं। आप जो है वो प्लांट बाहर के मुल्क से आपने खरीदा, आपने एंट्री कर ली, फर्ज करें प्लांट डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, पेबल क्रेडिट क्रेडिटर क्रेडिट, जो आपको पसंद हो, प्लांट डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। अब आपको टेंशन क्या है कि प्लांट को कुछ हो जाना है या क्रेडिटर को पैसे दें और करेंसी फ्लक्चुएट कर जाए, ये टेंशन है, ये जरा बता दें। प्लांट को कुछ हो जाने वाली टेंशन नहीं है, प्लांट अब हमारे पास आ गया है, प्लांट को अपने हाल पे छोड़ दें। किस में मसला है? क्रेडिटर। और याद है ईयर एंड पे जाके क्रेडिटर पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन करते थे कि क्रेडिटर पड़ा किस पे हुआ है और आज करेंसी का रेट क्या है, दोनों का डिफरेंस लेते थे। क्लियर? तो इसलिए हमने कहा था मॉनेटरी होता है। अच्छा, इसने मैंने आपको बताया था, इसने मॉनेटरी एसेट्स या मॉनेटरी लायबिलिटीज लफ्ज नहीं लिखा, इसने क्या लफ्ज लिखा है? मॉनेटरी आइटम। इसका मतलब है एसेट्स भी आ सकते हैं और तो डेटर में। और मैंने सिंपल डेफिनेशन क्या बताई थी? सिंपल डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, रिसीवेबल्स पेबल्स को कहते हैं। क्या कोई दुनिया में बंदा ऐसा है जो प्लांट को रिसीवेबल कहता हो? नहीं नहीं नहीं, प्लांट को रिसीवेबल नहीं कहते, इंटेंजिबल को रिसीवेबल नहीं कहते। शेयर्स आपने खरीदे उनको, इनको आप नहीं कहते। बायोलॉजिकल एसेट्स आज शुरू करने हैं, भैंस वगैरह। इन्वेंट्री को जो है वो आप क्या कहते हैं? रिसीवेबल नहीं कहते। हाँ, इन्वेंट्री बिक जाए और बिक के डेटर डेबिट कर दें तो डेटर को रिसीवेबल कहेंगे। प्लांट जब तक पड़ा है तो मनी नहीं है, मॉनेटरी नहीं है, लेकिन प्लांट बिक जाए और अगला बंदा पैसे ना दे तो रिसीवेबल को आप मॉनेटरी एसेट कह सकते हैं। इन्वेंट्री है, एडवांसेस के ऊपर बड़ी देर से डिस्कशन हुई थी हमारी। ये 2-3 चीजें रहती थी। ग्रेच्युटी पेबल, यार ये भी पैसे ही देने हैं ना, तो इट इज मनी पेबल। और करंट टैक्स लायबिलिटी भी हुकूमत को पैसे देने हैं, और डेफर टैक्स लायबिलिटी भी हुकूमत को पैसे देनी है, अभी या डेफर करके, डेफर करके। तो इसलिए ये 2-3 चीजें और आपने मॉनेटरी आइटम में अपने जहन में ऐड कर लेनी है। अब यार डिस्कशन ये होने लगी है कि बड़े दो सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट। डिस्कशन ये होने लगी है कि सर कभी कभी तो हमने ये भी देखा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ईयर एंड के ऊपर आप लेटेस्ट रेट पे ले आते हैं। ये क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट, ये तो ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन यहां होती है, तो पीपीई को कब जो है वो आप ईयर एंड के ऊपर जो है वो ले आते हैं? ओ भाई, वो पीपीई को ईयर एंड के ऊपर लेटेस्ट रेट पे कभी कभी मैं ले आता हूं। कल की क्लास में लाया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहां नहीं लिखी हुई, उसको भी कभी कभी मैं लेटेस्ट रेट पे ले आता हूं। वो लेटेस्ट रेट पे इसलिए नहीं लेके आ रहा होता है, ये मनी आइटम है। वो लेटेस्ट रेट पे इनको लाने का मकसद ये होता है कि ये रिवैल्यू हो रहे हैं। अगर ये रिवैल्यू ना हो तो फिर इनको लेटेस्ट लाने की जरूरत। हाँ, डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, लोन है, उनके कैरी डाउन हैं, हमेशा उनको ईयर एंड पे किस पे लेके आने? लेटेस्ट रेट पे। लेकिन किसको लेटेस्ट रेट पे लाने की जरूरत नहीं है? नॉन मॉनेटरी आइटम को। लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम कभी कभी लेटेस्ट रेट पे किस वजह से आ जाते हैं? क्योंकि वो तो रीवैल्यूएशन बात ही कुछ और है। अब मैं ऐसा करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूं एमसीक्यू जो मैंने आज आपको दिया है होमवर्क में, उसी से, ताकि हम इधर उधर मूव ना करें और एमसीक्यू से डिस्कस कर लें। ये पेज 425 है। मुझे नहीं पता पेज 425 के एंड पे डाटा क्या दिया हुआ है, उस डाटा से मुझे कोई बॉदरेशन नहीं है। मेरा कोई एसेट है होमवर्क में, जब आप एमसीक्यू 8 करेंगे, पेज नंबर 425 एमसीक्यू का सोल्यूशन खोला हुआ है मैंने। मेरा कोई एसेट है, मैंने खरीदा कितने डॉलर का है? $5 का। इस वक्त डॉलर कितने के हैं? 160।
अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो ना, अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो तो बस ईयर एंड पे पता ना चलाएं कि मार्केट में डॉलर कितने के, क्योंकि बस ठीक है आपने प्लांट खरीदा हुआ बाहर के मुल्क में खरीद के रखा हुआ है, पड़ा रहने दे बस, ठीक है ईयर एंड पे डॉलर का रेट पता चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्लांट को क्या कर लें, रीवैल्यू कर लें, तो बता दें $5 वाली चीज माशाल्लाह कितने की हो गई, $5.1 की, और करेंसी भी 164 से शूट अप करके किस पे चली गई, 168 के ऊपर चली गई। अब मोहतरम एक बात बड़े गौर से आपने सुननी है, तो ये जो पीपीई है ना, आपने अब ये नहीं कहने लग जाना कि ईयर एंड पे आपने इसको लेटेस्ट रेट पे ले आए, लेटेस्ट डॉलर के रेट पे, तो आपने भी शायद कोई वर्सेस वाली कैलकुलेशन कर ली 164 वर्सेस 168। नहीं, ये मैंने IAS 16 अप्लाई किया, IAS 16 के मुताबिक इसे रिवोल्यूशन मॉडल बनाना था। तो याद रखिएगा मेरी वो बातें अपनी जगह, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इंटेंजिबल, सारे मनी हैं या नॉन मनी, नॉन मनी। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात के बारे में मैं इसलिए पेपर में परेशान नहीं हूं कि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की लिस्ट दी हुई है, वो आप इंशाल्लाह याद कर लेंगे। दूसरी बात अब मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रो के थक गए हम पूरे IAS 21 में कि एक्सचेंज गेन लॉस जाना होता है P&L में, लेकिन ये जो IAS 16 में जब आए ना और IAS 21 मिक्स हुआ, ये है क्या, बाहर के मुल्क में कोई प्रॉपर्टी हमने खरीदी हुई है जो $5 की थी साल के शुरू में, और साल के एंड पे वो $5.1 की हो गई है। तो IAS 21 और IAS 16 जब इकट्ठा हुआ तो मोहतरम इसकी एंट्री आप मुझे बता दें, अगर आपने एक दो क्लासें ली हैं, इसको हम येलो से हाईलाइट करते थे ना, येलो से, इसकी एंट्री मुझे बता दें क्या बन रही है। प्लांट या बिल्डिंग पता नहीं, जो भी है मुझे नहीं पता क्या है, प्रॉपर्टी है कोई, प्रॉपर्टी डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। अब अगर आपसे कभी पेपर में सवाल आ जाए कि कौन सा एक्सचेंज गेन जाता है, गेन या लॉस, की दफा लॉस आता है वो भी नेट हो जाता है, कौन सा एक्सचेंज गेन लॉस जाता है OCI में, तो आपने वन वर्ड जवाब देना है, जब एसेट क्या हो रहा हो, रीवैल्यू। लेकिन यहां एसेट से मुराद PPE है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। अब एक आखिरी बात करने लगा हूं जिसके बाद आपको बातें लिखवाऊंगा क्योंकि ज़बानी कलामी याद नहीं रहती। IAS 16 कहता है लैंड को, बिल्डिंग को फेयर वैल्यू पे लेके जाओ तो फोरसीन गेन को सरप्लस में डाल दो, रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दो। इस वजह से अगर फेयर वैल्यू गेन सरप्लस में जा रहा है तो फिर करेंसी गेन भी कहां ले जाएं, रिवैल्यूएशन सरप्लस में, और OCI में पार्क कर दें। नंबर 1। नंबर 2, IAS 40 ऐसा नहीं कहता। IAS 40 शायद आपको याद हो, इधर नजर मारे, हैंड रिटन पेजेस हैं कहीं, ये IAS 40 अगर आपको याद हो, ये एक हैंड रिटन पेज कराया था IAS 40, और ये सवाल भी शायद आपको याद हो। IAS 40 30 वाली चीज कितने पे चली गई, और $130 वाला, इधर हमने ना असल में डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी होती थी, इसलिए वर्किंग उस तरह नहीं करते थे, टी अकाउंट बना के कर लेते, यहां डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी होती थी। अब बता दें, क्योंकि IAS 40 कहता है कि फेयर वैल्यू गेन P&L में लेके जाओ, इसलिए एक्सचेंज गेन भी कहां लेके चले गए, P&L में। और ये ना चाहते हुए हो गया था, आपको पता भी नहीं चला था, और ना मैंने क्लास में इस एतबार से कभी बात की थी। तो अब आप मुझे बता दें एक जनरल रूल, किधर है IAS 21, एक जनरल रूल मुझे बता दें, ऑल एक्सचेंज गेन लॉस, ऑल एक्सचेंज गेन लॉस कहां जाते हैं, डेटर का वर्सेस वाला गेन लॉस, क्रेडिटर का वर्सेस वाला गेन लॉस, लोन टी अकाउंट बनाते थे, लोन का टी अकाउंट बनाते थे, वर्सेस वाला गेन लॉस, ऑल एक्सचेंज गेन लॉस कहां जाते हैं, P&L में। और याद रखिएगा IAS 40 वाला भी P&L में जाता है, अभी दिखा के लाया हूं। एक लिख लेता हूं इसको, एक एक्सचेंज गेन लॉस ऐसा है जो वही असल में लॉस अगर आ जाए ना, रिवैल्यूएशन लॉस आ जाए और करेंसी का भी लॉस आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली P&L में चला जाएगा, वो टेंशन की बात नहीं है। तो एक एक्सचेंज गेन लॉस ऐसा है जो OCI में जाता है, वो कौन सा वाला, IAS 16 वाला, क्योंकि IAS 16 में गेन लॉस कहां जाता है, OCI में। तो अगर इधर भी करेंसी फ्लक्चुएट हो जाए तो गेन लॉस कहां जाएगा, अलग से सोचने की जरूरत है, या इस वर्किंग में ऑटोमेटिकली फिगर्स आ जाएंगी, इस वर्किंग में ऑटोमेटिकली फिगर्स आ जाएंगी। तो ये बात नोट कर लें, बेहतर है इसी सफे पे नोट कर लें, पेज 425 पे। सारे एक्सचेंज गेन लॉस हमेशा कहां जाने हैं,
पी एंड एल में। लेकिन अगर IS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो रहा है, सॉरी ये नहीं मैंने लिखा, IS 16 कौन सा मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन अगर IS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है और एक्सचेंज गेन लॉस आ जाए, तो जहां सरप्लस जाने वहीं ये भी चला जाएगा। किसी को याद है एक्सचेंज गेन लॉस ऑल से क्या मुराद है, कौन कौन से, डेटर, क्रेडिटर, लोन एटसेट्रा। ये बात इसलिए अभी तक मैंने छुपा के रखी हुई थी क्योंकि अभी तक हमने वो पढ़ा नहीं था IS 16 में रिवैल्यूएशन। ऑल एक्सचेंज गेन लॉस P&L में जाएंगे, याद रखिएगा IS 40 वाला भी P&L में जाएगा, और एक एक्सचेंज गेन लॉस ऐसा जो OCA में जाएगा। लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं कि अगर रिवैल्यूएशन लॉस आ जाए तो उसको भी आप OCA में ले जाइए। रिवैल्यूएशन लॉस आपको याद है P&L में जाता था, अनलेस कि वो पुराना सरप्लस खत्म कर रहा हो। अच्छा, ये बात जरा थोड़ी सी इंग्लिश में भी पढ़नी है, ये बात थोड़ी सी इंग्लिश में भी पढ़नी है। एक जगह पे लिखी हुई थी, पेज नंबर 381 पे, पेज 381 पे ये बात इंग्लिश में भी लिखी हुई है। if non-monetary item is carried at fair value, non-monetary item is carried at fair value, non-monetary item में है सिर्फ, और फिलहाल जो जितना मैंने आपको पढ़ाया IS 40 में, if non-monetary item is carried at, then retranslate at the exchange rate prevailing at the date when fair value is determined। वही MCQ नंबर आज जो आपको दिया है 8 होमवर्क में दिया है। द एक्सचेंज डिफरेंस, अब एक्सचेंज गेन लॉस कहां लेके जाएं, द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन सेम लोकेशन एज रिवैल्यूएशन गेन लॉस, सेम लोकेशन। इसलिए छोटी सी बात उसने लिखवा दी थी, IS 40 वाला फेयर वैल्यू गेन लॉस कहां जाता है, जब फेयर वैल्यू गेन लॉस P&L में जाता है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी P&L में जाता है। लेकिन सेम लोकेशन की एक और एग्जांपल दें आज, सेम लोकेशन की, IS 16 वाला किस में जाएगा, OCI में। डन, चलें यार, इट्स एनफ। IS 41 स्टार्ट करें जी। IS 41 ना अल्लाह अकबर वाला काम नहीं होने लगा, खड़े होके देख ले यार। क्या कर रहा है, शेव नहीं, हाथ धो की शेव कर रहा है। नहीं इंग्लिश में बताए ना क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बारी का इंतजार कर रहा है। ओके अच्छा, देखते हैं कहां तक पहुंचा ये इंशाल्लाह अल्लाह लगा देंगे 3-4-6 महीने में दोबारा, परेशान नहीं होना आपने। ये अब आप पहनेंगे इसको, ओ भाई देखें ऊपर आए हुए हैं तो उठाएं जी, आगे सारे तैयार हैं। अच्छा चलें छोड़ें, ओके। अच्छा बोलें जी, इसका नाम बताएं, ये जानवर का नाम, बायोलॉजिकल एसेट, बोलें भाई, इधर देखिए, उनको उठाएं, है ना अटेंटिव हो। इस जानवर का नाम बताएं जी, कितने चला गया, इस जानवर का नाम बताएं, बायोलॉजिकल एसेट। और इसका नाम बताएं, ये जो उतर रही है वूल, इसका नाम बोलें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। किसको पकड़ा हुआ इसने इस वक्त मुंह से, बायोलॉजिकल, और क्या उतर के जमीन पे पड़ी हुई है, बोलें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बायोलॉजिकल एसेट का नाम बोलें शीप, और वूल का नाम बोलें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इस प्रोसेस का नाम बोलें हार्वेस्टिंग, बोलें हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में ये क्या डिटैच कर रहा है, वूल। हार्वेस्टिंग में ये क्या डिटैच कर रहा है, वूल। और वूल क्या है, चलें जी अब 4 नाम बता दें। इसका नाम सिम्पसन, अच्छा इसका नाम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या डिटैच कर रहे हैं, वूल डिटैच कर रहे हैं। क्लियर हो गया, ये 4 चीजें हैं। अच्छा अब मैं आपको एक डायग्राम
दिखाने लगा हूं, जो कि शर्म आ गया जी लोग हैं, क्लासेस भेज दें भाई इनको यार, ये ऑनलाइन अटेंड कर लें लेक्चर। ये किधर चला गया? अच्छा जी हज़रात, ये किताब का पेज 846 है, अभी निकालने की जरूरत नहीं है, पेज 846 से निकालने की जरूरत नहीं है। ओ भाई आजा। अच्छा जी ये क्या है? ये गाय है। अच्छा ये कौन है? मिल्कमैन। अच्छा ये जो मिल्क है, मिल्क मिल्क, ये मिल्क क्या है? एग्रीकल्चरल। और ये सही हो गया। और ये क्या कर रहा है? डिटैच कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? डिटैच कर रहा है। क्लियर? ओके। ये किसको देख रही है? आपको। अच्छा जी ये क्या है? मैंगोज। इनको डिटैच किया जाएगा। ये प्लांट है, लिविंग प्लांट है। अच्छा तो ये प्लांट क्या है? ये दरख्त ये क्या है? बायोलॉजिकल एसिड। और इसको प्लग कर लेंगे। भैंस के अंदर दूध था पहले? भैंस के अंदर दूध था पहले, हमने क्या कर लिया? शीप के अंदर वूल थी, हमने क्या कर ली? इस पे क्या है? अमों को क्या कर लेंगे? डिटैच कर लेंगे। तो अमों का क्या नाम पड़ जाएगा डिटैच करके? डिटैच करके करने से पहले नहीं, डिटैच के वक्त इनका क्या नाम पड़ जाएगा? एग्रीकल्चरल। और इसको अलग करने को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग में मैं डिटैच करता हूँ, हार्वेस्टिंग में डिटैच किया जाता है। क्लियर? चलो जी इधर आ जाओ। ये एक भाई आए थे, उनसे जो है ना ये नोट करवाया, वो बचपन में माशाल्लाह तख्ती बड़ी अच्छी लिखते थे, तो उनसे ये नोट करवाया है। तो इसकी आप तस्वीर ले लें, ये इंशाल्लाह कल मैं स्क्रीन पे भी इसकी तस्वीर लिख के लगा दूंगा। वैसे आज हमारा तकरीबन ये सारी बातें कवर हो जाएंगी, सारी कर ही लिया आपसे ऑलमोस्ट। और ये कहीं नोट करने की घर जाके आपको जरूरत नहीं है, ये मैं लेक्चर नोट्स में नीचे अटैच भी कोशिश करता हूँ करने की, किसी तरह तस्वीर लेके लेक्चर नोट्स में साथ अटैच कर देता हूँ आज के। अच्छा सॉफ्ट फॉर्म में बायोलॉजिकल एसिड्स। बायोलॉजिकल एसिड बताएं जी कौन से होते हैं? हाँ यार एक और बात, आपको ना इंशाल्लाह ऑनलाइन वालों को लेक्चर पार्ट बी के तौर पे, और आपको जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर एंड पे ना एक लेक्चर मिलेगा, लेक्चर का नाम नंबर होगा लेक्चर 48 पार्ट बी। वो 5-6 मिनट की ना भाई, 5-6 मिनट, 1 घंटा 40 इधर हो गए, 5-6 उधर डाल के 1 घंटा 40, तो वो 5-6 मिनट की ना एक ऐसी कोई वीडियो सी है इसी टाइप की, जिसको देख के आप एंजॉय कर रहे थे, तो इसी टाइप की एक वीडियो सी है, वो आपने जरूर देख के आनी है पार्ट बी के तौर पे। अच्छा जी लिविंग एसेट्स। लिविंग एसेट्स कहाँ से आ गए यार? ये क्या लिख दिया इसने? तस्वीर आप रीडू करनी पड़ेगी। लिविंग एनिमल्स, बोले बोले बोले, लिविंग एनिमल्स और लिविंग प्लांट्स, इनको क्या कहते हैं? जहन में क्या आ रहा है? शीप। अभी देखने तो होते और भी कोई गलती हो, जहन में क्या आ रहा है? शीप। जहन के अंदर जो है वो क्या आ रहा है? भैंस। जहन के अंदर क्या आ रहा है? आम का दरख्त, लिविंग प्लांट में। अच्छा एग्जांपल्स, पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ एंटिटी बायोलॉजिकल एसिड, यानी मैंगो, यानी वूल, यानी मिल्क। लेकिन आप मिसालें जरा और पढ़ें। शीप क्या देती है? डेयरी कैटल कौन सी होती है? डेयरी कैटल, डेयरी कैटल। अच्छा वो मिल्क देती है जो दूध देने वाली है। यार एक चीज और ना, बीफ कैटल, ये कटा भाई फरमा रहे हैं, हमारे इलाके में इसको कटा कहते हैं। अच्छा ये जो बीफ कैटल है, बीफ कैटल, आई डोंट नो। अच्छा ये जो बीफ कैटल है, यू नो आई एम फ्रॉम यूरोप, आई डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग। अच्छा बीफ कैटल जो आप गाय लें, आप कसाई हैं, साथ वाले को कहें आप कसाई हैं, आप छुरियां चलाते हैं। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, जो बंदा कसाई होगा, जो बंदा कसाई होगा उसे क्या कहेंगे? कसाई। अच्छा ये जो कसाई होगा, ये जब जानवर खरीदेगा तो जानवर खरीदे अकेले में अगर दूध निकाल रहा हो उसको छोड़ें, ये जब तकरीबन 1-2 दिन गुजर जाएंगे, 3 दिन गुजर जाएंगे, ग्राहक आएंगे यार गोश्त चाहिए, अब कसाई जाएगा गाय को देखेगा, तैयार है तेरी फ्लाई करने लगी है तू, गाय ने कहा यस आई एम रेडी, ले आ छुरी। तो अब आप गाय पे जब छुरी फेरेंगे तो उसका गोश्त डिटैच करेंगे,
उस गाय का तो दूध डिटैच किया था ना, इधर पूरा गोश्त ही डिटैच कर लेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, ये जो बीफ कैटल होती है ना, जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक ये बायोलॉजिकल है। जैसे ही आपने इसकी जान ले ली, जिसको कहते नहीं जान ले ली, जैसे ही आपने इसकी जान ले ली तो फिर तो उससे तरह जिंदा भी 100 किलो का गोश्त था उसमें, मर के भी 100 किलो का गोश्त है, लेकिन जब तक वो जिंदा है, पाइंदा है, तब तक वो क्या है। और जब गोश्त की ढेरी है एग्रीकल्चरल, और जब टिक्का बन गया वो छोड़ो, वो भी उसका भी एक नाम है। अच्छा, प्लांट फॉर, अच्छा ये भी ठहरे, ये नहीं भी मैंने डायग्राम नहीं दिखाई, पहले तरह प्लांट, ये ना अब 2-3 अल्फाज जरा टेक्निकल हैं, ये समझने हैं। प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूसेस, ये जो मैंगो ट्री था, प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूसेस, जामन का दरख्त, जामन का दरख्त हर साल जामन देता रहता है, 20-20, 25-25 साल जामन देता रहता है। लीमू का दरख्त लगता है, कई साल लीमू देता रहता है, हर साल दरख्त नया नहीं लगाना पड़ता। मैंगो का दरख्त कई साल मैंगो देता रहता है। इसी तरह माल्टे का दरख्त कई साल माल्टे देता रहता है। ये माल्टे का दरख्त, मैंगो का दरख्त, प्लांट फ्रॉम विच मैंगो इज फ्रूट्स, एप्पल, जामन, मांजो, मैंगो। ओके, नेक्स्ट 1 2 3, यार ये मैंने आपको जरा समझाना है। प्लांट फॉर हार्वेस्ट, प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूसेस हार्वेस्टेड नहीं, प्लांट फॉर हार्वेस्ट। ये देहाती लोगों को जरा जल्दी ये स्टैंडर्ड समझ आ जाता है, कट्टा शट्टा जिनको पता हो ना। प्लांट, साथ वाले को देख के कहें चलो पोटैटो कहते हैं, बुरा लग रहा है उसे, पोटैटो। अच्छा ये पोटैटो जो है, ये आपको पता है कुछ जमीनें ऐसी होती हैं 6 महीने कोई और फसल लगाई होती है लोगों ने, फिर 6 महीने तो चारा लगा देते हैं, फिर 6 महीने कुछ और लगा देते हैं। तो ये जो है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई दरख्त खड़ा हो जाएगा और वो 10 साल तक जो है जामन देता रहेगा। ये 4-5-6 महीने बाद उतर जाती हैं। इनको कहते हैं एनुअल क्रॉप्स, एनुअल क्रॉप्स, यानी इनकी उम्र साल से ज्यादा नहीं होती, ये बस उतार लेते हैं आप इनको। प्लांट लगाया फॉर हार्वेस्ट, पूरा प्लांट ही उतार लेंगे और इधर मट्टी मट्टी नजर आ रही होगी, लेकिन इधर हजरात पूरा प्लांट नहीं उतारेंगे, चपेट पड़ेगी नीचे से जाके आप कटिंग कर रहे हो, पूरा प्लांट नहीं उतारेंगे। क्या उतारेंगे? सिर्फ मैंगो, और इंशाल्लाह अगले साल फिर, अगले साल फिर। लेकिन इधर क्या करेंगे आप? पूरा प्लांट ही उठा के फारग कर देंगे और उधर कोई और फसल बो देंगे। तो इन दोनों में जरा फर्क समझे, मैंगो के अंदर और पोटैटो के अंदर। मैंगो ट्रीज पे उगते हैं और वो ट्रीज उधर ही खड़े रहते हैं, और ये जो पोटैटोज हैं ये एक प्लांट होता है, ये उतार के फारिग कर दिया जाता है, उधर मौजूद नहीं रहता। अगले साल चाहे आप पोटैटो काश ना करें। प्लांट फ्रॉम विच, और दूसरा बोलें, अब इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। प्लांट फॉर हार्वेस्ट, प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूस। इसका बेहतरीन तरीका होता है किसी को IAS 41 समझाना, बेहतरीन तरीका ये है इंशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। अच्छा ये अगली मिसाल आप खुद अपने नॉलेज की बेस पे बता दें। लंबर लकड़ी होती है, ये मेरी तरफ से, बाकी आप। ट्रीज फॉर, जब तक ट्रीज जिंदा पाइंदा हैं, ट्रीज फॉर ट्रीज फॉर लंबर, ये F होता है, बड़ा स्टाइल है यार, मुझे तो नहीं है। चलें जी, देसी F, ट्रीज फॉर। लेकिन जब कट गई लंबर तो लंबर। ओके, अच्छा जी, बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हार्वेस्ट, डिटैच करना जिसको कहते हैं। डिटैचमेंट ऑफ दूध फ्रॉम मज, डिटैचमेंट ऑफ वूल फ्रॉम शीप। इसी, अच्छा ये क्या चीज है यार? पॉइंट 2 जरा कोई एग्जांपल दें, खड़े होके देखें, इधर खड़े हो। सीजेशन ऑफ लाइफ ऑफ, इसकी कोई मिसाल दें यार। ये नहीं, आसान सी एग्जांपल दें। सीजेशन ऑफ लाइफ ऑफ बायोलॉजिकल एसिड, जब आप उसको ज़िबा कर देंगे तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये सीजेशन ऑफ लाइफ ऑफ बायोलॉजिकल एसिड, ये जो मीट है ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्लियर? ओके, अच्छा यार, प्रोक्रिएशन, डीजेनरेशन, ये जो बंदा था, इसने जो वूल्स रखी हुई थी, ये इसकी अपनी, शीप्स जो रखी हुई थी, ये शीप्स इसने क्यों रखी हुई थी? फॉर
वूल। अच्छा, वैसे कितने लोगों को पहली दफा पता चलता है शीप से वूल उतरती है और उसके बाद जो है दोबारा आके उग जाती है? एक दो तीन बंदों को पहली दफा पता चला है। अच्छा, तो ये जो शीप होती है, शीप, ये इसने शीप किस लिए रखी हुई है? प्रोडक्शन के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? वूल। व्हील नहीं। अच्छा, मुंह से निकल गया, कोई नहीं। ये शीप इसने किस लिए रखी हुई है? प्रोडक्शन के लिए। काऊ किस लिए रखी हुई है? शीप किसके लिए रखी हुई है? ये दरख्त किस लिए रखा हुआ है? आम के लिए। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बोले क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आप कह नहीं रहे होते ये घर में बच्चा बड़ा हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, देखो इसमें बच्चा बड़ा हो रहा है। तो अब वो पहले वूल ली थी, पहले सॉरी शीप ली थी, उसके ऊपर कुछ नहीं था, थोड़े दिनों बाद आए तो वूल 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 नरम 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 होगी। तो इसको क्या कहेंगे? प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है इससे? वूल प्रोड्यूस हो रही है। ओके, बहरहाल इस एरिया को मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया। एक लफ्ज आपकी डिक्शनरी में ऐड कराया, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑनलाइन में भी मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं ताकि रंगीन रंगीन चीजें अगर किसी ने देखनी है तो वो देख ले। अब मैं किताब की तरफ आने लगा हूं। और यार वीडियो जो है ना, वीडियोस बस बहुत हो गई। ये वीडियो ना लेक्चर 48 पार्ट बी के तौर पे ना अटैच की जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो ये 5-6 मिनट की वीडियो है, ये आप लोगों ने देख के आनी है। ये इंग्लिश में है। अच्छा, वो किधर है? चैप्टर किधर है मेन? मैं ये किस पेज पे चीजें दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम्स वगैरह, वो अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो मैंने आमों के दरख्त की डायग्राम है ना, और जो पोटैटोस की डायग्राम है, ये किताब में नहीं डाली हुई, ये किताब में नहीं डाली हुई। अच्छा, अब आ जाएं आप किताब के पेज नंबर 696 पे। 696 पे जिन्होंने नोट्स डाउनलोड कर लिए उनको तो रंगीन में नजर आ रहा होगा। आपने कर लिया भाई IS41 के नोट्स डाउनलोड मोबाइल पे? वहां से खोल लो सफा। पेज नंबर यार ये बन रहा है रशीद 696। अच्छा जी, ये क्या है शहजादी? शीप। ये बंदा क्या कर रहा है इससे? वो ये वही वाला बंदा है इधर, इसको हर जगह चलाएंगे हम। अच्छा, ये क्या चीज है यार? ये जरा लफ्ज़ मुश्किल सा पढ़ें। प्रोडक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है यानी चीजें अलग हो जाती हैं, तो उसके बाद आगे कुछ ना कुछ टिक्का बोटी तो बनाना होता है ना मीट का। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रीज इन अ टिम्बर प्लांटेशन। टिम्बर होता है लकड़ी के लिए हमने ट्रीज लगाए हैं। ये ट्रीज लगे हुए हैं तो जिंदा हैं, तो जिंदा ताबिंदा पाइंदा है तो। लेकिन जब ये लकड़ी कट गई तो गिरे हुए ट्रीज, फेलेट ट्रीज समझ लें, गिरे हुए ट्रीज। ये क्या है? और लॉग्स और नंबर्स नहीं है यार यहाँ पे ना, क्या कहते हैं, फर्नीचर बनाना चाहिए था इसको। फर्नीचर लिख लें अपनी बुक में बेशक, यहाँ फर्नीचर होना चाहिए था, फर्नीचर। वैसे लॉग्स नंबर्स भी आप कह सकते हैं, कुछ लोग बना के रख लेते हैं, छोड़ें। डेयरी कैटल वही वाली है। और ये क्या है? मिल्क। ओए होए, चीज खानी है। ओके। कॉटन प्लांट्स, कॉटन हार्वेस्टेड कॉटन थ्रेड। गन्ना शरीफ, ये बंदा शरीफ, हार्वेस्टेड केन और शुगर शरीफ। टोबैको, टोबैको का क्या करते हैं? शर्मा गया है, नहीं कश का लफ्ज़ ना बोलें, तो ऐसा मुनासिब लफ्ज़ नहीं है क्लास में बोलने के लिए। टोबैको लेवल है यार। पिक्ड लीव्स, अपने गुनाहगार हाथों से पत्ते उतारना। टोबैको। टी बुशेस, पिक्ड यार बिस्किट नहीं है, हाथ धो गई है यार, हाथ धो गई है, सब बिरयानी भी भूल गई। अच्छा, फ्रूट ट्रीज, लेवल चेक करें बंदे का। फ्रूट ऑयल पाम, ये खजूर टाइप के दरख्त होते हैं, पाम ऑयल। रबर ट्रीज, हाँ, लेटेक्स है, रबर प्रोडक्ट्स। ओके, चलें जी, पहला सवाल आज का शुरू करते हैं। अभी आप कहें कि सर हमने किस किस पेज को किया है, तो यार नोट्स में ना आप मुझे बता देना। पेज 696, मोहतरम किधर हो, बस पेज 696 लिख लो। सबसे पहले आज हमने पेज 696 की, आपको लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स में मैं तरतीब से लिख दूंगा। सबसे पहले हम किस पे गए हैं जी आज? बस पेज 696 पे। और अब हम शुरू करने लगे हैं न्यूमेरिकल, आज का पहला न्यूमेरिकल। आज का लेक्चर नोट्स वाला निकाल लें एंड वाला, और आ जाएं पेज 845 पे।
पेज 845, क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. Mr. Mehanti provided the following details. He purchased 3 4-year-old sheep. अच्छा यार, ये चीजें मिक्स नहीं करनी, ये चीजें मिक्सअप नहीं करनी, बल्कि मैंने गलत ब्रैकेट लगा दी. He purchased 3 sheep. तो ये गलती नहीं करनी, 4 शीप्स खरीद ली हैं, उल्टा नहीं कर देना. इसने कितनी शीप्स खरीदी हैं? और माशाल्लाह इनको दुनिया में आए हुए कितना अरसा हो गया है? 4 साल हो गए हैं. लेकिन हमने कब खरीदी? ये जनवरी 18 को. कितने रुपए की? 50,000 रुपए की. तो हम मार्केट में गए, मार्केट में जाके हमने शीप्स पसंद की, हाथ फेरा, हर शीप हमने 50,000 रुपए की खरीद ली. टोटल कितनी खरीदी? 3. मुझे ये बताएं, ये हमारा आउटफ्लो हुआ होगा या इनफ्लो? आउटफ्लो. एक्सीलेंट. नेक्स्ट. रिक्शे वाले से हमने बात की, रिक्शे वाले ने कहा मोहतरम मैं नहीं, चिंची कराओ. चिंची वाले से हमने बात की, चिंची वाले ने कहा पिकअप कराओ. तो पिकअप हमने कराई. पिकअप के अंदर हमने जो है शीप्स को डाला. द कैरेज इन पेड वॉज 5,000 ईच. उसने कहा पर शीप लूंगा 5,000 रुपया. लेवल है यार तेरा, पता नहीं होता है हमने लाहौर से गुजरावाला लेके जानी हो. तो 15,000 रुपया तो पिकअप वाले ने मांग लिया. अच्छा ये मुझे बता दें, ये जो 5,000 रुपया हमारी जेब से गए होंगे या नहीं? वॉज पेड लिखा हुआ है, ये भी क्या है मेरा? आउटफ्लो. इफ एंटिटी सेल देम टुडे. लेकिन एक बात याद रखिएगा, सवाल के एंड तक एक बात याद रखिएगा, इसको हमने बेचा नहीं है, पता नहीं कहां बात ले गया. इफ एंटिटी सेल देम टुडे. अच्छा किसी स्टैंडर्ड में बात होती थी, पड़ी हुई चीज है और अगर आप सेल कर दें आज, यार इन्वेंट्री एनआरवी लॉस, सादा सी बात करते हैं, इन्वेंट्री पड़ी होती थी, आप कहते थे अगर आज बेच दें तो इतने की बिकेगी, फिर कॉस्ट एनआरवी को कंपेयर करते थे. ठीक है, वैसे ही एक बात कर रहा हूं. इफ वी सेल देम टुडे, अगर हम आज बेचें तो इट विल बी चार्ज्ड विद अ सेल कमीशन ऑफ. अगर हम चार्ज करें तो जो ब्रोकर चीजें बिकवा के देगा वो सेल का कमीशन कितना लेगा, और बेचेगा कितने का? ये प्लीज सुन लें, बेचेगा 50,000 की, क्योंकि 50,000 की हम बाजार से खरीदे आएंगे तो 1 मिनट बाद अगर बेचेंगे बाजार में 50,000 की फेयर वैल्यू है. इफ एंटिटी सेल देम टुडे इट विल बी चार्ज्ड, या इसको चार्ज हो गया है, विल बी चार्ज विद अ सेल्स कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स एंड अ गवर्नमेंट टैक्स ऑफ 1% ऑन सेल. वैसे बता दें ये हो गया है हादसा या हो सकता है अगर बेच रहे. अच्छा ये मेरे आउटफ्लोज हैं या ये आउटफ्लो हो सकते हैं? एक्सेलेंट. ये जो आउटफ्लोज है ना दोनों, 2% और 1%, 2% और 1%, ये लिख लें. आउटफ्लो हो सकते हैं अगर बेचूं, प्लीज हुए नहीं है, हो सकते हैं अगर. यार ये ना स्टैंडर्ड का मेन कॉन्सेप्ट है आज, ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है. अगर आज बेचूं, ये आउटफ्लो हो सकते हैं अगर आज बेचूं. लिखा आपने भी माशाल्लाह, हाँ बुक भी ले लो यार. ये आउटफ्लो हो सकते हैं अगर आज बेचूं, लेकिन बेचा तो नहीं मैंने, लेकिन अगर बेच दूं हो सकते हैं. अच्छा जी यार इसमें से हवाई फिगर्स बता दें, हवाई फिगर्स, यानी हमारी बात कोई और चल रही है, बात कहीं और ले गया. हवाई फिगर्स बता दें. 2% सेल्स कमीशन और 1% गवर्नमेंट लेवी होता है, गवर्नमेंट टैक्स. ये इनकम टैक्स नहीं होता, कोई और गवर्नमेंट का टैक्स होता है. जैसे प्रॉपर्टीज खरीदने पे टैक्स होता है, उस मुल्क में जानवर बेचने पे टैक्स हो. अच्छा यार मुझे ये बताएं कि प्राइस कितनी है जानवरों की? 3 जानवर लिए हैं ना? और नहीं उम्र का कुछ नहीं करना, 4 साल के हैं वो खैर है, उम्र का कुछ नहीं करना. जी हजरात बताएं कितने रुपए मैंने मंडी में जाके मंडी वाले देहाती बंदे को दिए होंगे जो अपने घर में इन शीप्स को पाल के लाया? 1.5 लाख रुपए जाके मैंने उस बंदे को दिए होंगे, 1,50,000. प्राइस इतनी है. अच्छा किराया, ट्रांसपोर्टेशन इन कह दें, कैरेज इन कह दें, जो मर्जी आप इसका नाम रख दें. किराया 3 इंटू बोलें जी 15,000 बोलें 165,000. आप लोगों ने पढ़ा हुआ था IS 16 में कि परचेज प्राइस ऑफ AC प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ AC इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ AC. अगर उस मॉडल पे चलें तो फिर एंट्री बनेगी बायोलॉजिकल, नहीं PPE नहीं यार, बायोलॉजिकल एसेट. बायोलॉजिकल एसेट डेबिट
कैश क्रेडिट। यार बाकी आउटफ्लोज को ना मैंने भाई इसलिए इग्नोर किया है कि वो आउटफ्लोज की हकीकत कोई नहीं है, हो गई हैं या होंगे। ये मॉडल है IAS 16 का, लेकिन IAS 41 कहते हैं माजरत, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, IAS 41 कहते हैं माजरत, ये मॉडल मुझे नहीं पसंद। आप एसेट को उसकी परचेज प्राइस पे बुक नहीं कर सकते। परचेज प्राइस है 150 प्लस कैरेज इन, टोटल परचेज प्राइस इज 165। या उस घर में किसी भी आप बंदे से पूछें जिसको काउंटिंग ना आती हो कि यार ये कितने के पड़े, छोटा भाई आपके साथ गया था 8वीं क्लास में पढ़ता था, उसने भाई आपने 1,50,000 उधर दिया था और इधर अम्मी से लेके 15,000 हमने ये इसको दिया था वैन वाले को, तो 1,65,000 के पड़ गए। तो इफ आई एम अ नॉन अकाउंटेंट एंड समवन आस्क्स मी ये चीज कितने में पड़ी, तो आई विल से 1,65,000। अच्छा, ये स्टैंडर्ड ना एक बड़ा अजीब सा मॉडल लेके आया, ये स्टैंडर्ड बड़ा अजीब सा मॉडल लेके आया। ये कहता है मोहतरम, आपने एसेट को रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पे। पहले दिन कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं जो पहले दिन एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है, सारे स्टैंडर्ड पहले दिन एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। सारे स्टैंडर्ड पहले दिन एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ये स्टैंडर्ड ऐसे जो कहते हैं पहले दिन से ही एसेट को किस पे रखो, फेयर वैल्यूज पे। रीजन शायद ये है कि ये जो होते हैं ना बायोलॉजिकल एसेट्स, इनकी मार्केट हर मुल्क में रेडीली मौजूद है और इनकी कॉस्ट को हमने बाड़ में डालना होता है। असल में इसकी फेयर वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि आज भी अगर मैं इसको बैलेंस शीट में रखूं तो फेयर वैल्यू, तो इसमें कोई कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है स्टैंडर्ड में। इस स्टैंडर्ड में पहले दिन से ही आप समझ लें फेयर वैल्यू मॉडल है, लेकिन थोड़े डिफरेंट किस्म का है, वो मैं अभी बताता हूं क्यों। तो इस स्टैंडर्ड में पहले दिन से ही आपने चीजों को किस पे रखना है, परचेज प्राइस को फेंक के फर्क करें, लेकिन फेयर वैल्यू नहीं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू बाय नहीं, कॉस्ट टू बाय नहीं, कॉस्ट टू सेल, और वो भी लेस करनी है। वो भी क्या करनी है, इससे मिलती जुलती ना चीज मैं बताने लगा हूं, जहन में रहेगी तो ठीक है। जब आप NRV निकालते थे ना, NRV कॉस्ट नहीं कह रहा, NRV, तो आप लिखते थे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू, वो कॉस्ट हुई नहीं होती थी, वो कॉस्ट हुई नहीं होती थी, वो कॉस्ट होनी होती थी। कई दफा कॉस्ट टू कंप्लीशन भी आ जाती थी, पता नहीं वो क्या थी। कॉस्ट टू सेल, उसमें कमीशन वगैरह आते थे, बेचने का खर्चा ये हुआ नहीं होता था, लेकिन आप फिर भी इसी तरह NRV निकालते थे। सिमिलरली ये स्टैंडर्ड भी कुछ इसी मॉडल के ऊपर है, कहता है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे एसेट्स को मेजर करो। तो ये हमारी हो गई जी वर्किंग वन। अब आप लोगों ने हिम्मत और हौसला करना है, कैरेजिन को इग्नोर करना है, कैरेजिन को इग्नोर करना है, वो जो किराया दिया ना वैन वाले को वो इग्नोर करना है, और देखते जाने हो क्या रहा है। चलें जी, फेयर वैल्यू बताएं जी, हिम्मत करें। फेयर वैल्यू, यार उसने मुझे बेचा 50,000 का, तो अगर आज मैं बेचूं किसी को जाके 50,000 ही होगा, मैंने कहां से मार्केट प्राइस ऐड करके को बेच देना, बाजार में ही वो 50,000 का। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एक से खरीद के दूसरे को महंगी बेचते हैं। तो फेयर वैल्यू, कितने जानवर हैं जी, 3। फेयर वैल्यू एक की, तो सबकी 150। ये हमारी पेपर में ना पहली वर्किंग हुआ करेगी। लेस कॉस्ट टू सेल। मोहतरम ये जो आउटफ्लोज है ना, ये वो वाले आउटफ्लोज मैं लेने लगा हूं जो हो गए हैं, नहीं जो हो सकते हैं अगर आज बेचूं, जो हो सकते हैं, जैसे NRV निकालते हुए करते थे। अब बता दें, क्या मैंने एसेट बेच दिया, नो। क्या मैंने एसेट के ऊपर सेल्स पे 2% कमीशन दे दिया, नो। क्या मैंने सेल पे 1% गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, नो। अगर बेच दूं तो कितने का बिकेगा, अगर बेच दूं तो कितने का बिकेगा, अगर बेच दूं तो कमीशन कितना देना पड़ेगा, 2% ऑफ सेल। अब 1,50,000 पकड़ लेना, सारे जानवरों को इकट्ठे पकड़ लें, इनटू 2%, कितना आ गया, 3,000। अगर बेच दूं, नंबर 1 ये खर्चा करना पड़ेगा, ये मेरा आउटफ्लो नहीं है अभी। 1% ऑफ 1% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, वो भी सेल प्राइस पे देना पड़ेगा, ऑन सेल। जी बोलें, 1,50,000 इंटू 1,500। जी जवाब आप बताएं। 1,4,5,5,000। अब आप इसको इस जानवर की NRV समझें, जो मर्जी समझें, लेकिन इसमें कोई मॉडल नहीं है कि कॉस्ट से कंपेयर करूं मैं। कॉस्ट 1,65,000 है, आई एग्री विद यू। कॉस्ट 1,65,000 थोड़ी देर पहले निकलवाई थी। ये आप NRV समझ लें, जो मर्जी समझ लें, ये स्टैंडर्ड बड़ा ना लॉजिक के करीब है। ये स्टैंडर्ड कहते हैं पहले दिन से ही ना एसेट को उस प्राइस पे रखो जो वो देके जाएगा। अब मोहतरम आएगा, गाय आएगी घर में,
गाय आएगी घर में, अब्बू हाथ, या चले शीप आएगी घर में, अब्बू हाथ फेरेंगे, बेटा कितने की पड़ी? नहीं अब्बू, इस तरह नहीं सोचना। और बेटा पहले ये तो बता दे कितने की पड़ी? अब्बू 1.5 लाख की ये शीप्स पड़ी हैं मुझे, 15,000 रुपया उसने दिया था, 1,65,000 की पड़ी। लेकिन अब्बू इस तरह ना सोचें कितने की पड़ी, ये सोचें क्या देके जाएगी आज। शीप मुंह इधर कर, कितना देके जाएगी आज? कहती है अगर मुझे आज ही बेच दो तो मैं 1.5 लाख तीनों से दिलवा दूंगी, ये मेरी 2 बहनें हैं और एक मैं हूं, तो 1.5 लाख ये मैं दिलवा दूंगी, बाकी एक इमरान खान को थोड़ा बहुत दे देना, कुछ देना हुआ, और बाकी जिस बंदे को तुमने कहा है बिकवानी है वो थोड़े बहुत अपने पैसे रखेगा। तो ये स्टैंडर्ड किस मॉडल पे बेस करता है कि चीज पड़ी कितने की या आज चीज देके कितना जा सकती है। अब जनरल एंट्रीज आउट हो जाएंगी। जनरल एंट्रीज पता है क्यों आउट होगी? क्योंकि एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे होंगे आप 145,500 पे, और कैश क्रेडिट हो रहा होगा 165,000 से, क्योंकि कैश कितना गया है 1,50,000 जमा 15,000, तो कैश गया 165। तो जनरल एंट्री का फिर हल देखते हैं क्या करना है। कैश आप क्रेडिट कर रहे होंगे कितने से? 1,60,000, और एसेट को किस पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे? तो ये मॉडल क्या कहते हैं एसेट को, ये स्टैंडर्ड क्या कहते हैं एसेट को किस तरह रिकॉर्ड करो, कितने में पड़ा या आज कितना देके जा सकता है, आज कितना देके जा सकता है। नोट जी मोहतरम। तो वो उसमें इसमें तो ये जानवर है ना, जितने का बाजार से आपने खरीदा वही इनकी सेल प्राइस है, जितने का हम जाके बाजार से खरीदेंगे। नहीं वो आप वही अज्यूम करोगे जो जो उस दिन की है। और क्या, हमने अगर कोई लड़ लुड़ के उसे सस्ता कराया होता तो फिर वो बता देता, और अगर ऐसा हो भी तो फिर आपने अगर फेयर वैल्यू लग सके वरना फिर उसको ले लेना। मोहतराम आपके घर जो बंदा मिल्कमैन आता है, दूध बेचने वाला, अगर वो कहे कि तुम बड़ा सीए कर रहे हो तो कल तक तो आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसने कहना था भैंसें, आपने कहना था यार कितने की खरीदी हैं, उसने कहना था लाख की, आपने कहना था भैंस डेबिट कर दो कैश क्रेडिट कर दो, उसने कहना था भैंस क्या आपने इंटेंजिबल में डलवा दो, नहीं पीपी में डलवा दो। कल तक तो आपने इस तरह की बोंगियां मार रहे होना था। लेकिन कम से कम आज जाके अगर वो कहे कि मैंने भैंस खरीदी है, तो अब वो अगर कहे कि मुझे भैंस खरीदने की एंट्री करके दो, तो आपने उससे सवाल पूछने, अगर भैंस से नहीं बंदे से, मिल्कमैन से, अगर इससे बेचो तो कितना खर्चा होगा, तो ये ना पर खर्चा होगा जो हमें एक्सपेक्टेड है। अच्छा जी, एंट्रीज अबाउट इन नहीं वो भाई मुझे ना तकरीबन कुछ सारी किताबों से मैंने कुछ 40-50 सवाल देखे हैं। ये बच्चे पता नहीं क्यों सवाल पूछ रहे हैं, इसी सेशन में ऐसा हुआ है, पहले किसी सेशन में ऐसा नहीं हुआ था। बहरहाल ये जो सवाल पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि 50,000 का आपने आज जाके बाजार से खरीदा है, तो लेकिन सवाल में गिवन है फेयर वैल्यू 55,000, तो हमने उससे बहस करके शायद 50,000 का खरीद लिया है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आपने बस फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। तो अगर आपको कॉस्ट और फेयर वैल्यू लग दी हो तो आपने रिकॉर्ड फेयर वैल्यू के ऊपर करना है जो आपने चीज खरीदी है। तो अभी मैं कॉस्ट को इसलिए फेयर वैल्यू ले रहा हूं क्योंकि मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, और हर किताब में भी यही लिखा हुआ है कि अगर एक बंदे ने बाजार से जाके जानवर 50 का खरीदा है तो वो अगले को भी 50 का ही आज मार्केट में बिक रहा है, तो पागल तो नहीं कि वो जो है वो किसी और प्राइस पे लेके आएगा। ना बेचने वाला पागल होता है ना खरीदने वाला पागल होता है। तो फेयर वैल्यू के ऊपर आया होगा। सबर ये जो चीज कभी किताबों में टेस्ट ही नहीं हुई और कभी ये स्टैंडर्ड में भी डिस्कस नहीं हुई, बड़ी लॉजिकल सी बात है, छोड़ें। अच्छा, अब एंट्री को मोहतरम टैली करना है। एंट्री टैली करने में मसला पड़ गया जी। तारीख बता दें यार, 1 जनवरी 2000, हद होगी सवाल नहीं देखते, कहाँ लिखी हुई है तारीख? ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 18, और हमने खरीदी कब है? 1 जनवरी 18। पहली जनरल एंट्री बताएं जी 1 जनवरी 18 को। ना कैश छोड़ो, पहले बायोलॉजिकल एसेट डेबिट किस पे रखना है इसको? फेयर वैल्यू, ये माइनस का लफ्ज लिख रहा हूं मैं, माइनस कॉस्ट टू सेल जी। वर्किंग 1 बताएं क्या जवाब आया? 145500। ये तो क्या हो गया? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, बायोलॉजिकल एसेट रिकॉर्ड हो गया। इसे मैं मुश्किल से इंग्लिश अगर बोलूं, इनिशियल रिकॉग्निशन। ये क्या हो गई? इनिशियल रिकॉग्निशन। ओके, अच्छा एक मैं मशवरा दूंगा कि कैश में ना आपने डाला करना है एक्चुअल आउटफ्लो। ये आप इसलिए लिख लें कि पेपर में आपको भूल ना जाए, क्योंकि कैश तो यार आपको पता है कैश तो कैश है, वो उतना ही क्रेडिट हो सकता है जो मैंने जेब से निकाल के दिया, वो ना उससे ज्यादा क्रेडिट हो सकता है ना उससे कम क्रेडिट हो सकता है। कैश में हवाई बातें नहीं हो सकती। तो कैश आपने पेपर में वो डालना है जो कैश आपकी जेब से गया है। तो अब आप जरा मुझे बता दें कि मेरी जेब से, ये मैं क्रेडिट साइड एंट्री की कर रहा हूं, मेरी जेब से कितना कैश गया है? 1,50,000 प्लस, कहीं भूल ना जाए ये फिगर्स कैसे आई थी, 50,000 ज़रब 3 और 5,000 कैरेज इन जो दिया था,
ज़रब 3, 1,65,000। और अगर IS 16 होता तो हम कैश क्रेडिट करते और PP डेबिट करते 1,65,000 से, अगर IS 16 होता, क्योंकि IS 16 इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे नहीं करता, IS 16 इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे करता है? कॉस्ट पे करता है। ओके, अब भाई फटा गया, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा। अब हमने स्टैंडर्ड से पूछा भाईजान डिफरेंस कहाँ लेके जाएं? स्टैंडर्ड कहते हैं OCI में नहीं लेके जाना, इस स्टैंडर्ड में कुछ भी OCI में नहीं जाएगा, सब कहते हैं P&L में ले जाओ, कोई मसला नहीं। कहते टेंशन ना लो, कहते मैंने माना जिस तरह मैं स्टैंडर्ड बना बैठा हूं ना, उस तरह इनिशियल रिकॉग्निशन पे गेन लॉस आ जाया करेगा। तो जो खरीदते ही गेन लॉस आ गया उसे कहते हैं फौरन टका के P&L में फेंको। इस P&L की फिगर के ऊपर भी मैं आपसे, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपसे बहस कर लेता हूं, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ टाइम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कितनी फिगर आई है? 19। अब इसमें डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है यार। असल में ना ये वो जो 15,000 रुपए वैगन वाले का है वो भी खर्चे में चला गया, 15,000 रुपए वैगन वाले का वो भी खर्चे में चला गया। जो खर्चा नहीं होना था 3,000 और 1,500 वो भी इधर ऑटोमेटिकली कुछ साइंस मार के चला गया, 3,000 और 1,500। असल में ना इस खर्चे को हमने आज ही बुक कर लिया 3,000 और 1,500 को। द रीजन इज कि हमारा जो मॉडल है स्टैंडर्ड का वो क्या कहता है, एसेट को किस नजर से देखो, जितने में पड़ा है या जितने का आज दे के जा सकता है, जितने का आज दे के जा। तो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड की सुनिएगा। अब अगर हम अगले दिन इसको बेच देंगे ना तो कोई गेन लॉस नहीं आना, अगले दिन इसको बेच देंगे कोई गेन लॉस नहीं आना। क्यों नहीं कोई गेन लॉस आना? क्योंकि ऑलरेडी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। लेकिन बेचना पूछना कोई एंट्रीज हमने खास नहीं करनी। हाँ इतना टोटल कितना हो गया? 19,500। बट नो नीड ऑफ इट। एंड स्टैंडर्ड में क्या हमने कोई PhD करनी है स्टैंडर्ड में? एंट्री करने का तरीका समझ लें, फिर मैं आपके सवाल लेना शुरू करता हूं। एंट्री करने का तरीका समझ लें, लॉजिक्स के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह कर लेते हैं अगर टाइम बचता है। नंबर 1, जब भी आप आज के बाद बायोलॉजिकल एसेट खरीदेंगे तो किस पे मेजर करेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे? नो, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो इसकी हिस्टोरिकल से मुराद 1 मिनट पहले बेशक समझ लें। 1 मिनट पहले अगर मैं कहूं तो ये पड़ा मुझे 1,65,000 के, तो पड़ा कितने का? लेकिन हमने मेजर किस पे करना है ना, फेयर वैल्यू पे नहीं। ये स्टैंडर्ड बड़ा डिफरेंट है। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट ऑफ सेल हो गई है, कॉस्ट टू सेल अभी हुई नहीं, जितने की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल उस पे मेजर कर लिया। कैश में क्या डालना है? IS 16 की तरह। कितने पैसे जानवर वाले को दिए, कितने पैसे वैगन वाले को दिए, कितने में पड़ा? एंट्री टैली नहीं किया करेगी, डिफरेंस कहां डाल दिया करेंगे? P&L में। ओके, अगली एडजस्टमेंट। ओ माशाल्लाह, घर में खुशखबरी आई है। पॉइंट 2, 6 महीने बाद 29 जून 2018 अ न्यू बेबी, लेवल चेक करें, अ न्यू बेबी, इसको ना लैम्प कहते हैं मुन्ने को, बड़ा हो जाए तो शीप, शीप कहते हैं इसे, जब तक बच्चा है तो बच्चा है, तो बच्चा हुआ दुनिया से। अ न्यू बेबी लैम्प, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट आ गया माशाल्लाह हमारी फैमिली में। A new baby lamb was born having fair value of, लेकिन अगर इसको आज बेचो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 500 रुपए देने पड़ेंगे। हो सकता है इस पे कोई डिस्काउंट लगाए हो गवर्नमेंट ने, जो भी है। इसको आज बेच दो बेबी को, तो कितने का बिकेगा? 4,000 का। और बेचने पे कितना खर्चा आ सकता है? तो मोहतरम जब बेबी आया करेगा ना, आपने उसे सवाल पूछा करना है, क्या तू दे के जा सकता है आज? बोल। अच्छा, इसको कॉस्ट पे नहीं रखना, इसको कॉस्ट पे नहीं रखना, इसकी कॉस्ट क्या होगी? मैं तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? माँ ने चारा खाया होगा, समझ रहे हैं? डीप डाउन बात जा रही है। माँ ने चारा खाया होगा। अब कुछ लोग इसकी भी कॉस्ट सोचते हैं, यार तू कितने में पड़े? अच्छा, माँ ने चारा खाया होगा, डंगर डॉक्टर को फीस दी होगी, डंगर डॉक्टर को निकालने की फीस दी होगी। हम आप बता दें, डंगर डॉक्टर की फीस जमा माँ को जो चारा खिलाया वो इसकी क्या पड़ी? लेकिन इसको भी कॉस्ट मॉडल पे नहीं रखना। और आने वाले दिनों में कहूंगा उनको खर्चों को हम P&L में डालते रहते हैं। कुछ चारा है, कोई डंगर डॉक्टर की फीस है, उनको खर्चों में डालते रहते हैं। तो आप बता दें इससे में क्या सवाल पूछेंगे जो माँ से पूछा था? जब माँ को खरीदा था क्या सवाल पूछा था? तो कितने की पड़ी? नहीं, तो क्या देके जाएगी? बेबी से भी वही सवाल पूछने, वरना बेबी परेशान हो जाएगा। तो अभी तो पहला दिन है बेचारे का, पहले पैदा होते ही क्या पूछना है आपने, बाहर निकलेगी क्या पूछना है? तो आज क्या देके जाएगी बेबी? क्या बोलेगा? 4,000 का मुझे भेज सकते हो, माँ मेरी बहुत महंगी है, 50,000 4,000 का मुझे भेज सकते हो। और अच्छा जी, अब मोहतरम पहली दफा बेबी बॉर्न की एंट्री, ओए होए 3 जून 2018।
बेबी का नाम क्या रखें? बायोलॉजिकल एसेट। वैसे पता नहीं आईकेएफ ऐसा करता है क्यों नहीं करता, मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए। यहां पे मैच्योर और यहां इमैच्योर, ठीक है, बालिग ना बालिग, मैच्योर इमैच्योर। बहरहाल इमैच्योर बेबी आया, इसे अभी दुनिया का पता नहीं, ना हवा लगी है दुनिया की, आते ही आपने प्रेशर डाल दिया तो कितने का पड़े। अच्छा जी, क्या दे के जाएगा? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू, नहीं वर्किंग टू करने की जरूरत नहीं, सिंपल है। एक आया ना 4000, कितने का जी? 3500। अल्लाह को कैश देंगे, खुदा का खौफ करें, अल्लाह को तो नहीं पैसे भेजने। अब क्या करें यार, क्या करें, क्या करें? कहता है मस्जिद को 3500 देके आ जाए। क्रेडिट क्या करें? बेबी डेबिट क्रेडिट। चलिए जी, नोट कर लें। अजीब अजीब बच्चे एंट्रीज को ग्रुप में पूछ रहे होते हैं। अच्छा, बेबी डेबिट माँ क्रेडिट। तो नहीं यार, कोई खुदा का पूछते हैं ग्रुप में, इसलिए उनको अभी से खुदा के लिए इस तरह नहीं सोचना आपने। बस बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट। ओके, चलें जी आगे आ जाएं। IAS 41 बहुत लेट आया था, लोग इंतजार कर रहे थे। IAS 16 भी आ गया, IAS 12 भी आ गया, फिर IAS 41 कहीं बाद में जाके आया, सबसे आखिर में। ओके, पॉइंट 3 ऑन 25 दिसंबर 2018 वूल वॉज डिटैच ना, वूल वॉज डिटैच्ड फ्रॉम मैच्योर शीप। बेबी ने तंग ना करो, बेबी मशीन पढ़ के बेबी के पीछे पीछे बेबी ने कहना आनते तो वाले वूल, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तो वूल वॉज sheared फ्रॉम मैच्योर शीप विच हैड अब ये पर वूल पर शीप नहीं है, टोटली है बस विच है। अच्छा, ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकलती है ना, इसको भी मेजर करते हैं फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। तो ये जो साहब थे ना, ये जो निकाल रहे थे, क्या कहते हैं, वूल, ये जो वूल उतार रहे थे, जैसे ही ये वूल उतर के साइड पे आएगी ना, तो जैसे ही ये वूल उतर के साइड पे आएगी, ये वूल इकट्ठी हो रही है, फौरन बाजार से किसी को बुलाएंगे और बुला के पूछेंगे इस वूल की प्राइस लगाओ। और इस वूल से भी, अब ये जिंदा नहीं रही, फिर भी इस वूल से भी यही सवाल पूछेंगे, माइंड करके। अच्छा, इस वूल से भी यही सवाल पूछेंगे, तू आज कितना देके जाएगी? अगर आज तुझे बाजार में ले जाएं तो तू जो सवाल मां से पूछना वही बेबी से पूछना, और वही मां से उतरी हुई वूल से पूछना, तीनों से एक ही सवाल पूछना। क्या 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 देखे जाओगे तुम आज? लेवल क्या तुम? अच्छा, वूल का क्या नाम है जी? ऑन 25 दिसंबर वूल वॉज sheared which had a fair value less cost to sell of 5000। अच्छा, ये मशीन की डेप्रिसिएशन भी तो होगी ना, ये मशीन लगा नहीं हुआ था मशीन की डेप्रिसिएशन, वो फिर P&L में हम डाल दिया करेंगे, उसको छोड़े आप। तो उससे भी आपने यही सवाल पूछना है। हाँ, तो नाई करेगा, नाई को पैसे देंगे और साथ मशीन की डेप्रिसिएशन होगी। अच्छा, नाई की मशीन है नहीं, हमारे पास इतने जानवर होंगे, हमने अपनी मशीनें खरीद ली हैं। अच्छा जी, तारीख क्या जी? 2000 जी, बोले। वूल डेबिट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर दो, अभी ना लिखें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इस पे एक लंबी बहस है। वूल डेबिट ना कैश किसी को नहीं दिया, बस ये भी अल्लाह की तरफ से है। जैसे मिल्क आ गया, मिसालें ज़हन में रखें ना, जैसे मिल्क आ गया, वूल आ गई, तो P&L क्रेडिट, खुशी क्रेडिट, कितना? 5000। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल डायरेक्ट दे दिए। अच्छा, आप एक चीज नोट करें यार, ये स्टैंडर्ड पता है किस आइडियोलॉजी पे बेस कर रहा है? अब वूल जो है ना, कल कल को अगर आप बेचेंगे तो बस, अगर अगले दिन ही वूल बेच दी तो फिर कोई गेन लॉस नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि ये स्टैंडर्ड बड़ा लॉजिक पे बेस करे, कहते हैं बस खरीद ली आ गई तो गेन रिकॉर्ड करो, बस अभी खुशी रिकॉर्ड करो, बेचने का वेट करो, या वूल आते ही खुशी रिकॉर्ड कर लो, वूल आते ही खुशी, बेबी आते ही खुशी रिकॉर्ड कर लो, वूल आते ही खुशी रिकॉर्ड कर लो। अच्छा जी, अब एक मिनट, वो फिर अलग से गेन डाल लेना, कोई मसला नहीं यार। अभी स्टैंडर्ड में ना साल के एंड पे क्या होता है ये आपने सुनना है। साल के एंड पे ना डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन का कोई तस्वुर नहीं है। कुछ जगहों पे आएगा तस्वुर, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल डेप्रिसिएशन का कोई तस्वुर नहीं है।
कि साल के एंड पे जाके पूछ रहे हो आप, ओ कैसा गुजरा हमारे साथ एक साल शहजादे हो, ये 3 वूल्स हमने पूछा कैसा गुजरा एक साल हमारे साथ, शीप से पूछा। नहीं नहीं नहीं, और तुम कमजोर कमजोर लग रही हो, नहीं इस तरह के सवाल नहीं पूछने इससे। आपने क्या करना है, साल के एंड पे जाके इनको कहना है आज क्या देके जाओगी, वही सवाल पूछने, खरीदते हुए भी वही सवाल पूछने, बेबी बॉर्न हो जाए वही सवाल पूछने, इनसे जो है आपने शेयरिंग कर ली वही सवाल पूछने, डिटैचमेंट कर ली वही सवाल पूछने, साल के एंड पे भी इससे वही से ये अक जाएगा सवाल सुन सुन के। और जितने साल ये हमारे पास पड़ी रहेगी हर साल के एंड पे पूछेंगे, इसको तंग करके ना चीनी मीन, तुम आज क्या देके जाओगी 12। अच्छा तो हर साल के एंड पे क्या पूछना है बच्चों? अच्छा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फेयर वैल्यूज लेस कॉस्ट टू सेल। यार ये 5 साल वाली शीप्स को क्या करना, तो पता नहीं अब ये सवाल शायद गलत बने। 5 साल वाली शीप्स को क्या करना, हमने तो 4 साल वाली ली थी। और भाईजान 1 साल बड़ी भी तो हो गई होंगी। जब मैं ईयर एंड के ऊपर पहुंचा हूं 31/12/18 पे, तो माँ जो 4 साल की खरीदी थी वो माँ माशाल्लाह 5 साल की होगी। और एक ओल्ड लैम्ब, 1 ओल्ड लैम्ब ऑफ 0.5 years, जब साल आ जाएगा, 1.5 साल कहां से हो गया, जब साल आएगा तो बच्चे के सर पे माशाल्लाह बड़ा हो गया, सर पे वो तो पूछेंगे ना क्या 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 देके जाओगे, वो बाद में पूछेंगे, पहले थोड़ा सा उसके हौसला अफजाई तो कर दो। माशाल्लाह बड़ा हो गया, चलने लग गया है, तो पहले दिन ही शायद चलने लग जाते हैं। तो 31/12/18 और 30 जून 18, बताएं ये माएँ खरीदी कब थी? तो साल के एंड पे कितने साल की हो गई होंगी ये? 4 साल वाली 5 साल की हो गई होंगी। और ये बेबी जब आया था अल्लाह की तरफ से तो कितने ईयर्स का था? पैदा होते ही तो बर्थडे नहीं मनाते ना, तो ये कितने ईयर्स का था? 0 ईयर्स का। और ये ना ये उम्र वाला कॉन्सेप्ट आपने तसल्ली से समझना, कल इसके ऊपर बड़े न्यूमेरिकल शुरू करने हैं हमने। कितने साल के? नहीं 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 यार, मैंने सर्कल कहाँ लगाया? 0 ईयर्स के, आधे साल बाद पैदा हुआ है, लेकिन पैदा होते ही 0 ईयर्स का। कोई बच्चा 30 जून को पैदा हुआ, आपको यार आधे साल का पैदा हुआ भाई 0 ईयर्स का। जब पैदा हुआ है कितने साल के? लेकिन ईयर एंड पे कितने महीने के? 6 महीने का। क्लियर? लेकिन ये प्राइस ना एक की दी हुई है, एक की दी हुई है। ये माशाल्लाह 4000 से महंगा होके 12000, बल्कि मेरे ख्याल से डायरेक्ट ये कॉस्ट टू सेल माइनस कर के उसने दिया है। तो ये 4000 से कोई महंगा होके या 3500 से महंगा होके 12000 का हो गया, और ये भी 50000 से महंगी होके, लेकिन ये माइनस कॉस्ट टू सेल वगैरह उसने करके दिया खुद। अब आप मुझे बता दें क्या करें ईयर एंड के ऊपर? वर्सेस वाली कैलकुलेशन करें, वर्सेस वाली कैलकुलेशन करें। क्या कैलकुलेशन करें जी? सबसे पहले जैसे पीपी को नहीं रिवैल्यू करते थे ईयर एंड पे, तो पहले क्या चाहिए होती थी? और बीवी, जब भी पीपी को रिवैल्यू करते थे तो पहले क्या चाहिए होती थी? बीवी। और फिर मार्केट वैल्यू, फिर क्या चाहिए होती थी? और बीवी को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते थे, बैलेंसिंग आता था, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, और उनके दरमियान में डेप्रिसिएशन भी कभी आ जाती थी। तो अब रिवैल्यूएशन जैसी वर्किंग ज़हन में लाएं, पहले बीवी पार्क करते हैं, फिर नीचे मार्केट वैल्यूज पार्क करते हैं। डिफरेंस जो आएगा उसका नाम सरप्लस नहीं रखना, उसका नाम क्या रख देना? P&L, उसका नाम P&L रख देना। तो ये ना हमारे पेपर में हुआ करेगी वर्किंग टू, ये ईयर एंड के ऊपर गेन लॉस निकालना है। क्लियर? अच्छा, मुझे खरीदी हुओं की बुक वैल्यू बता दें, बुक्स में कितने की आ रही है? यहां से देख लें, यहां से देख लें, यहां से देख के बता दें। पहले मुझे बीवीज बता दें। What is the BV of 3 sheeps? 1455. What is the value appearing in our books of newborn? 35. Okay. Now अब वर्किंग टू कैसे होगी? विजुअलाइज करें ना, बताएं आप सारा वर्किंग टू कैसे होगी। आप निकाल लें, खुद ही गेन लॉस निकाल लें। कैलकुलेटर पे पहले जरा ट्राई कर लें, अगर वर्किंग नहीं भी करनी तो। वर्किंग नहीं भी करनी, कैलकुलेटर पे जरा मुझे गेन लॉस की फिगर बता दें इकट्ठी सबकी, माँ बच्चों को सब इकट्ठा करके। 64 109500 तो ज्यादा हो गया यार, कहीं क्लोजिंग बुक में 70 73 सेवन वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, एक और फिगर निकाली है 2-3 लोगों ने, वो क्या है? नहीं वूल को नहीं लेना यार बीच में, वूल को नहीं लेना बीच में। मिल्क अलग है, गाय की बात कर रहा हूँ मैं सर। मिल्क और वूल तो ऐसी चीजें हैं साथ साथ बिकती रहती हैं। इसके ऊपर कल बात करनी है वूल पे। कितने लोगों ने गलती से वूल को भी बीच में डाल दिया था? वूल को बीच में नहीं डालना। वूल ने ना मोटा होना है ना महंगा होना है,
हो भी गई तो अलग बात है वो। हाँ जी जी, ये बड़ी आसान कैलकुलेशन थी। वर्किंग टू हम निकालने लगे हैं फेयर वैल्यू गेन या लॉस किस वक्त, ईयर एंड पे। या तो ये चीजें मोटी भी हो गई होंगी, महंगी भी हो गई होंगी, बोले मोटी भी हो गई होंगी, महंगी भी हो गई होंगी। और कल इस पे 20-25 मिनट बात होगी मोटे और महंगे में क्या फर्क है। ये मोटी भी हो गई होंगी, महंगी भी हो गई होंगी। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि जो मेरी परचेजेज हैं कितनी थी, 3 शीप्स, और कितने साल की थी, 4 years की थी, 4 years ओल्ड थी। ये जो 3 शीप्स 4 साल ओल्ड थी, ये 1 जनवरी को मैंने खरीदी थी। जैसे आप कैलकुलेशन करते थे, समझ लें डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट, रिवैल्यूएशन वगैरह का कॉलम डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। एसेट, ये 3 कॉलम, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट। किस दिन थी, 1 जनवरी 2018। कितने की थी, 145500। और 30/18 को क्या हुआ था, एडिशन हुई थी, बॉर्न हुआ था बेबी। कितने पे रिकॉर्ड किया था मोहतरम, ये तो हो गई वैल्यू अपीयरिंग इन बुक्स। लेकिन इसका सब टोटल करने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो सब टोटल करने कर लें, ये बीवी आ जाएगी, ये एफ भी आ जाएगी, वर्सेस वाली कैलकुलेशन दरमियान में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो छोड़े परे, बस बात को सिंपल रखें। 1 मिनट, बट इफ आई स्टैंड, ये बॉर्न जो है कितनी शीप्स हैं, 1 लैम्ब है, 1 लैम्ब, बेबी को लैम्ब कहते हैं। और ये कितने ईयर्स की थी जब पैदा हुई थी, 0 years की थी। क्लियर। अब मैं किस दिन खड़ा हो जाऊं, 31/12/18, और क्या निकालूं, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मुझे बताएं, 3 शीप्स 3 ही रहेंगी, उनकी मैं बात अलग करूंगा। 3 शीप्स जो 4 साल वाली हैं, अब वो कितने साल की होगी होंगी, 5 साल की। तो 1 शीप 5 साल वाली कितने की है, 70,000 की। और बेबी 6 महीने वाला 12,000 का। तो ये जो मेरे पास 3 शीप्स पहले से पड़ी हुई हैं साल के शुरू से, ये 5 साल की होने की वजह से 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 साल को अलग रखें, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करने बैठ जाना। ये 3 शीप्स 5 साल की होने की वजह से शायद महंगी हो गई हैं। तो कितने की हो गई है, ये 70 × 3 कितना आ जाएगा, 2 लाख। ये 2,10,000 वर्सेस मुकाबला करेगा इससे, और एक गेन छोड़ के जाएगा, गेन छोड़ के जाएगा। ये कितना आ गया, 2 लाख। ये किसके मुकाबला करेगा, और एक गेन छोड़ के जाएगा इधर। नेक्स्ट, अब हाँ कॉस्ट ऑफ सेल माइनस नहीं करनी, क्योंकि ये ना देखो, मैं जरूर माइनस करता, उसने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके दिया। अच्छा सवाल था आपका। अच्छा जी, आप बता दें मोहतरम, अगला काम क्या करूं, इनको मैं फेयर वैल्यू पे ले गया, ये बीवी है, ये 2,10,000 आ गया फेयर वैल्यू, 2,10,000 अलग से निकालने की जरूरत नहीं, जमा ये तो इसकी बीवी है, इसको किस पे लेके जाना है, फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू बता दें, क्वांटिटी बताएं, उम्र नहीं बतानी, क्वांटिटी। अब जुबानी सोचे कितने साल का हो गया होगा, 6 महीने का। 6 महीने वाला जानवर कितने का, 12,000 का जी। और ग्रैंड टोटल 2,00,222,000। तो हमारे सारे जानवर मिला के कितने के हो गए, 222। बस खत्म। बैलेंसिंग में कोई सरप्लस का कॉलम डालने की जरूरत नहीं। सरप्लस का कॉलम हम इसलिए डालते थे, कभी ओसीए में जाता था, कभी पी एंड एल में। इधर जब सारा ही किधर जाने, पी एंड एल में, तो बस इधर बैलेंसिंग लिख दें, 31/12/18 पी एंड एल बैलेंसिंग जी। कितना आ गया, 73,000 का गेन आ गया। चलें जी, नोट कर लो। इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 2,10,000। इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 12,000। एक जनरल एंट्री होगी अब, क्योंकि इन दोनों की तो हो चुकी है। ओके, अब आप मुझे बताएं, क्लोजिंग की जनरल एंट्री नहीं होती, बाय करने की जनरल एंट्री ऑलरेडी 1 जनवरी को हो चुकी, इसकी भी एंट्री हो गई। अब सिर्फ किसकी एंट्री करनी है, क्या करूं, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट या एसेट डेबिट पी एंड एल क्रेडिट। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट पी एंड एल क्रेडिट। कोई अकाउंट डिडक्शन को एसेट में शिफ्ट करने की कोई हाजत हमें महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ये डेप्रिशिएट ही नहीं हुए। तो डायरेक्ट रिवैल्यूएशन की एंट्री हम करते थे, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, तो यहां कर देंगे एसेट डेबिट पी एंड एल क्रेडिट। कर लेना। चलें जी।
हाँ बोलें, क्या बनेगा? एंट्री किसने करनी है? 31/12। अब इसमें मदर की और बेबी की अलग अलग एंट्रीज कोई करने की जरूरत नहीं, अलग अलग। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट, और इसका नाम ईयर एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट या फेयर वैल्यू गेन, जो मर्जी नाम रख लें। ईयर एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये ना बाय करने पे हुई है और ना बेबी बॉर्न होने पे हुई है। जी बोले। 73,000। जनरल एंट्रीज की अब आपने तस्वीर खींचनी है, तो अब बल्कि पूरा सोल्यूशन है, तस्वीर खींच के शायद जूम करें आप तो आपको समझ आ जाए। वैसे मेरा नहीं ख्याल आएगा वैसे समझ। नोट कर लिया इसको हम थोड़ा सा वैसे ना यार, एक मिनट, आखिरी लाइन मुझे पढ़ लेने दे सवाल की। उसका कुछ करना नहीं है आखिरी लाइन का, लेकिन पढ़ लेने दें। अब जबरदस्त हो गया। चलें जी, वर्किंग वन का क्या मकसद था? वर्किंग वन का क्या मकसद था? ना वर्किंग वन परचेज पे भी गेन लॉस आ जाता है, और वर्किंग टू ईयर एंड पे भी गेन लॉस आ जाता है। अच्छा, आखिरी लाइन को इग्नोर करेंगे हम, क्योंकि लैंड मेहनती ने खरीदी है या पड़ी है, एट लिखा हुआ है या बाय की है। तो बैलेंस शीट मांगी होती तो जरूर हम उसमें लैंड शो कर देते, लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा, लैंड पे तो वही वाला स्टैंडर्ड लगेगा ना, IS 16। ये जो बंदा था जो हार्वेस्टिंग कर रहा था, जिस लैंड पे कर रहा था, वो लैंड तो नहीं IS इसमें चली जानी। अच्छा यार इधर ले आओ, इधर कैमरा, कोई इसमें गलती वगैरह तो मैं और सही कर लूँ। ये ना आपने समझना नहीं है, मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ बस, कोई गलती तो नहीं। इट इज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट फॉर पर्पज ऑफ सेल ऑफ दैट एसेट, फॉर पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स, फॉर पर्पज ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बिल्कुल इंग्लिश ठीक है। प्रोडक्शन, रीप्रोडक्शन that causes change in quality or quantity of biological asset, degeneration through death or cut down growth। हाँ ठीक है, अब इसकी तस्वीर खींच सकते हैं। क्लास खत्म।